बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें सबसे पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग प्रोग्राम करेंगे बुक का 13.9। अच्छा, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है ओल्ड एडिशन और साथ में न्यू एडिशन। कुछ जो बुक्स हैं स्टूडेंट्स के पास उनके पास ओल्ड एडिशन मौजूद हैं, जबकि कुछ के पास बुक्स जो हैं वो न्यू एडिशन मौजूद हैं। तो ये प्रोग्राम जो मैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करूँगा, जो ओल्ड एडिशंस हैं आप लोगों के पास उसमें ये प्रोग्राम है 13.9, जबकि जो न्यू एडिशन है उसमें यही प्रोग्राम जो है वो 13.11 है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है, और इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रोग्राम इस्तेमाल करूँगा वो ओल्ड एडिशन के अंदर है 13.10 और न्यू एडिशन के अंदर आई थिंक 13.12 है। तो आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर जो है ये हमारे प्रीवियस लेक्चर कंस्ट्रक्टर वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंस्ट्रक्टर को डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है, इसे किस तरह से लिखा जाता है, इसका सिंटैक्स क्या है और किस तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगे एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन के अंदर और एक कंस्ट्रक्टर के अंदर। मैं दोबारा से कंस्ट्रक्टर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से रिलेटेड जो चंद एक पॉइंट्स हैं थ्योरी रिलेटेड वो डिस्कस करूँगा और फिर हम लोग इसकी एग्जाम्पल जो है वो देखेंगे। A type of member function that is automatically executed when an object of that class is created is known as constructor. The constructor has no return type and has the same name that of the class. कंस्ट्रक्टर जो है ये देखने में बज़ाहिर दूसरे मेंबर फंक्शन जैसा ही नज़र आता है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि ये ऐसा मेंबर फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब हम उस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कंस्ट्रक्टर के हवाले से ये है कि कंस्ट्रक्टर की किसी किस्म की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। आप कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप के तौर पे यहाँ तक के वॉइड को भी नहीं लिख सकते। आपने किसी किस्म की कोई भी रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं लिखनी होती। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कंस्ट्रक्टर के हवाले से ये है कि आपने अगर किसी भी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर और नॉर्मल मेंबर फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएट करना हो तो आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर का नेम और आपकी क्लास का नेम जो है वो हमेशा से सेम होता है, और जो दूसरे मेंबर फंक्शंस होते हैं उनके नेम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं किसी भी क्लास के नेम से। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल मौजूद है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए वो मैंने यहाँ पर अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ओपन कर लिया, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से रिलेटेड जो थ्योरी है हमारे पास वो ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। The process of declaring the multiple constructors with the same name but the different parameters is known as constructor overloading. The constructors with the same name must differ in one of the following ways: number of parameters, type of parameter, sequence of parameter. अब इस थ्योरी में वो क्या कह रहा है कि आप किसी भी क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो बना सकते हैं। आप जितने चाहें एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं और इस प्रोसेस को हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टर्स जो हैं इनका नाम जो है वो हमेशा सेम होता है, लेकिन इनमें जो डिफरेंस होता है वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स का होता है, टाइप्स ऑफ पैरामीटर का होता है और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स का होता है। यानी कि ये तीन पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर ये कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 जो है उसके अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग जो है टॉपिक पढ़ा था, और फंक्शन ओवरलोडिंग में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी एक प्रोग्राम के अंदर आप एक से ज़्यादा फंक्शंस को सेम नेम के साथ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप एक ही प्रोग्राम के अंदर सेम नेम से काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस बना सकते हैं, लेकिन
आप फंक्शंस तब बना सकते हैं अगर उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होंगी या फिर सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होगी। क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है वो भी एक तरह का फंक्शन ही है, इसीलिए इसमें भी सेम वही 3 रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं कि आप जितने चाहें उतने कंस्ट्रक्टर्स जो हैं एक क्लास के अंदर क्रिएट करें, लेकिन उन कंस्ट्रक्टर्स के अंदर जो है या तो पैरामीटर्स की तादाद जो है वो डिफरेंट हो, या फिर पैरामीटर्स की डाटा टाइप जो है वो डिफरेंट हो, या फिर पैरामीटर्स का सीक्वेंस डिफरेंट हो। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रोग्राम जो है वो 13.9 ओल्ड बुक के मुताबिक और न्यू बुक के मुताबिक 13.11 जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और मैं ये प्रोग्राम आप लोगों को समझाता हूँ। इससे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये मेरे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले मेरे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसके बाद मेरे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है। अब अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो मैं असाइनमेंट्स जो दे रहा हूँ उन असाइनमेंट्स के रिस्पॉन्स में प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम लिख के उसके स्क्रीनशॉट्स मुझे सेंड करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का एरर भी जनरेट होता है। जो कॉमन एरर से रिलेटेड आप लोग कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं, उसमें सबसे पहली मिस्टेक तो ये कर रहे हैं कि आप लोग आईओ स्ट्रीम के स्पेलिंग जो है अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ओ लिखने की बजाय यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स ने 0 टाइप किया हुआ है। फिर ये है कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन के बाद कोई स्टूडेंट सेमीकोलन लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा। फिर तीसरी गलती स्टूडेंट्स जो क्या कर रहे हैं कि वो यहाँ पर क्लास जब डिक्लेयर करते हैं या क्लास की डिक्लेरेशन करते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो नहीं इस्तेमाल करते। तो ये कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो आप लोगों ने नहीं करनी, इनकी वजह से आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं हो पाता और एरर जो है वो जनरेट होता है। तो अब अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है, उसके बाद हम क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने क्लास का नाम रखा है जी ओवर, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक ओपनिंग ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओपनिंग ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे ही आपने ओपनिंग ब्रैकेट लगानी है साथ ही आपने क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगा लेनी है। ये देखें, जैसे ही मैं ब्रैकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ ये इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह यहाँ जहाँ पर ये क्लास कंप्लीट हो रही है वहाँ पर मेरे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट है और क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद मेरे पास सेमी कॉलन जो है वो मौजूद है। इसका मतलब है कि मेरा क्लास का जितना भी कोड है वो विद इन दीज 2 ब्रैकेट्स जो है वो मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग क्लास के अंदर एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो मेंशन करते हैं और इस एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं। पहला वेरिएबल जो है उसका ताल्लुक इंटीजर डाटा टाइप से है, जबकि दूसरा वेरिएबल जो है उसका ताल्लुक जो है वो कैरेक्टर डाटा टाइप से है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हम लोग एक मेंबर फंक्शन लिखते हैं, यानी एक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेंबर फंक्शन है या हमारा जो कंस्ट्रक्टर है इसका नेम, हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम और हमारी क्लास का नेम जो है वो सेम है। दोनों में किसी किस्म का कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इससे पहले मैंने किसी किस्म की कोई भी डाटा टाइप मेंशन नहीं की और यहाँ तक कि मैं इससे पहले वॉइड भी टाइप नहीं कर सकता। अगर मैं इससे पहले वॉइड टाइप करूँगा तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, ये एक सिंपल मेंबर फंक्शन के अंदर चेंज हो जाएगा और मे बी कुछ कंपाइलर्स में ये एरर जनरेट करे। तो उसके बाद ये हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, उसके अंडर हमें ओवर के नाम से एक मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, यानी एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारे पास ये नाम का जो इंटीजर वेरिएबल है इसे इनिशियलाइज करवा रहे हैं 0 से, और जो कैरेक्टर नाम का वेरिएबल है उसे इनिशियलाइज करवा रहे हैं x से। ठीक है, और जनरली कंस्ट्रक्टर्स का काम भी यही होता है कि हम कंस्ट्रक्टर्स को जो डाटा मेंबर्स होते हैं उन्हें इनिशियलाइज करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जितने भी आप प्रोग्राम लिखेंगे या क्लासेस लिखते हैं उसमें जनरल प्रैक्टिस यही होती है कि कंस्ट्रक्टर को जो इनिशियल हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं उन्हें डाटा मेंबर्स को इनिशियल वैल्यूज़ प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम हमारे जो 2 डाटा मेंबर्स हैं, एक नम है और एक करेक्टर है, इन दोनों को इनिशियलाइज करवाया जा रहा है। नम को वैल्यू 0 असाइन की जा रही है जबकि करेक्टर को वैल्यू x असाइन की जा रही है। उसके बाद सेम नेम से हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर किस तरह से डिफरेंट है। यहाँ पर इसके पास 2 पैरामीटर्स मौजूद हैं, एक इसके पास इंटीजर पैरामीटर मौजूद है जबकि दूसरा इसके पास कैरेक्टर पैरामीटर मौजूद है। अब इस
कंस्ट्रक्टर को जब भी एग्जीक्यूट किया जाएगा या जब भी ये एग्जीक्यूट होगा, ये पैरामीटर्स के थ्रू जो है पहली वैल्यू यानी इंटीजर वैल्यू जो है वो नाम के वेरिएबल को असाइन कर देगा, जबकि करेक्टर वैल्यू जो है वो सी एच नाम का जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया उसे ये वैल्यू असाइन कर देगा। और आप देख सकते हैं कि हमने एक ही क्लास के अंदर जो है वो दो कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं, लेकिन दोनों में हमने जो डिफरेंस रखा है इनमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स की तादाद जो है डिफरेंट है। जो 3 रूल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, आपने उन तीनों रूल्स में से किसी भी एक रूल को इस्तेमाल करते हुए आप कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग कर सकते हैं। या तो आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज कर दें या पैरामीटर्स की टाइप चेंज कर दें, यानी कि अगर आप एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसके अंदर आप एक ही पैरामीटर दे रहे हैं और वो इंटीजर है, नेक्स्ट आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यानी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करना चाहते हैं तो दूसरे में आप पैरामीटर की वैल्यू जो है वो फ्लोट रख दें, तीसरे में आप डबल रख दें। इस तरह डाटा टाइप को चेंज करके भी आप कंस्ट्रक्टर्स की पैरामीटर जो है वो कंस्ट्रक्टर्स की जो है वो ओवरलोडिंग कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड पॉइंट था सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स। अब सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर से क्या मुराद है, यहाँ पर मैंने पहला पैरामीटर जो है वो इंटीजर प्रोवाइड किया और दूसरा पैरामीटर जो है वो मैंने करैक्टर प्रोवाइड किया। अगर मैं इसी कंस्ट्रक्टर की एक और फर्दर जो है ओवरलोड करना चाहता हूँ टाइप, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ओवर नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर। उसके बाद मैं इसी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करने के लिए क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर पहला जो मेरे पास है पैरामीटर उसे करैक्टर कर देता हूँ और दूसरा पैरामीटर जो है वो मैं यहाँ पर इंटीजर कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि सेम मैंने यही तरीकाकार जो है वो इस्तेमाल किया और आप देख सकते हैं कि मैंने कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कर ली है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब जो नाम का वेरिएबल है उसे इंटीजर जो है वो असाइन हो जाएगा, नम उसे n पैरामीटर की वैल्यू असाइन हो जाएगी, जबकि करैक्टर नाम के वेरिएबल को c पैरामीटर की वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए जो है इनकी तरतीब चेंज कर दी है। करैक्टर ऊपर लिख दिया है वेरिएबल, यानी उसकी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट ऊपर लिख दी है, और नाम के जो वेरिएबल है उसकी इनिशियलाइजेशन जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसे नीचे लिख दिया। अगर ये उसी पहले वाले सीक्वेंस से भी रहती हैं तब भी किसी किस्म का कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा था, तब भी इसने बिल्कुल सही तौर पे अपना काम करना है। मैं इसे कंपाइल करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे पास पहले यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर थे, ठीक है। मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो गए इससे, दूसरा कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया जिसमें मैंने सीक्वेंस जो है वो चेंज कर दिया जस्ट, ठीक है। इसी तरह आप एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जिसमें आप एक कंस्ट्रक्टर की डाटा टाइप जो है वो इंटीजर रख दें और नेक्स्ट के अंदर आप डाटा टाइप जो है वो, यहाँ पर मैं एक बना रहा हूँ कंस्ट्रक्टर और यहाँ पर मैं इसकी डाटा टाइप जो है वो रख देता हूँ इंटीजर। इसी तरह मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और यहाँ पर मैं डाटा टाइप जो है वो रख देता हूँ फ्लोट। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वो तीनों के तीनों रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग के हवाले से। इसमें किसी किस्म का कोई एरर जो है वो जनरेट नहीं होगा। आप जितने चाहें उतने कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो एक ही क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए। अब मैं इस डाटा को सारे को रिमूव कर देता हूँ और इसे इसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ले आता हूँ। जो मैंने चेंजेस की थी आप लोगों को समझाने के लिए मैं उन्हें रिमूव कर रहा हूँ ताकि ये प्रोग्राम जो है वो आपकी बुक की स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो चेंज हो जाए, उसी फॉर्म में आ जाए ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। अब ये तकरीबन उसी फॉर्म के अंदर मौजूद है जिस फॉर्म के अंदर आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्टर के बाद एक मेंबर फंक्शन मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंबर फंक्शन की सबसे पहले डाटा टाइप मौजूद है, उसके बाद नेम ऑफ द मेंबर फंक्शन है, फिर हमारे पास ब्रैकेट्स जो हैं स्टार्ट हो रही हैं और इसके अंदर हम एक सी आउट स्टेटमेंट लिख रहे हैं। यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट में नाम के वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया जाएगा जब आप इस मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। इसी तरह सेकंड सी आउट स्टेटमेंट जो है वो करैक्टर नाम के वेरिएबल की जो भी वैल्यू मौजूद होगी उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगी जब भी आप इस मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास
जो है वो मेन फंक्शन जो है शुरू हो जाता है। अब मेन फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही स्टेटमेंट के अंदर जो है वो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाए हैं। पहला ऑब्जेक्ट जो है उसका नाम है फर्स्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका नाम है सेकंड। लेकिन जो डिफरेंस देखने वाला है वो ये है कि पहले ऑब्जेक्ट के साथ मैंने किसी किस्म की कोई पैरामीटर्स जो हैं वो पास नहीं की, यानी किसी किस्म की कोई इनपुट पास नहीं की। इसका मतलब है जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मेरे पास जो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा वो ये पहला वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा जिसमें किसी किस्म का कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया जा रहा। यानी जब पहला कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट होगा तो नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो स्टोर होगी वो 0 स्टोर होगी और करैक्टर के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो x स्टोर होगी। इसी तरह मेरे पास जब सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त मैं दो वैल्यूज जो हैं एज अ इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहली वैल्यू जो है वो मेरे पास एक इंटीजर है 100 और दूसरी वैल्यू जो है मेरे पास एक करैक्टर है p। अब जब मैं दो इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस सूरत में मेरे पास जो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा वो कंस्ट्रक्टर सेकंड वाला एग्जीक्यूट होगा। अब पहला कंस्ट्रक्टर जो है उसे कंपाइलर मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर देगा। अब जब सेकंड हमारे पास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो इस n के अंदर वैल्यू आ जाएगी 100 जो कि नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी और करैक्टर c के अंदर जो वैल्यू आएगी वो होगी p जो कि करैक्टर नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर सी आउट स्टेटमेंट लिखी हुई है, द कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी तरह मेरे पास यहाँ पर कंटेंट्स ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही ये स्टेटमेंट कंप्यूटर एग्जीक्यूट होगी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ फर्स्ट डॉट शो, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। जबकि कंस्ट्रक्टर जो था वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे एग्जीक्यूट हो रहा था। जैसे ही ये वाला फंक्शन कॉल किया जाएगा फर्स्ट डॉट शो के नाम से, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट के नाम से, तो मेरे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो वैल्यूज डिस्प्ले होंगी वो 0 और x होगी। इसी तरह मेरे पास फिर सेकंड जो है वो सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, द कंटेंट्स ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, और सेकंड ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है और फिर हमारे पास मेंबर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो इस सूरत में हमारे पास जो वैल्यूज कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगी वो वाली वैल्यूज होंगी जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, यानी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त उस कंस्ट्रक्टर को पास ऑन की हैं, जो कि 100 और p हैं। आज अब इसे एग्जीक्यूट करके जो है वो देख लेते हैं। ये आपके पास आउटपुट कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। जो कंटेंट्स हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के वो 0 और x हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसी किस्म की कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं की। जब हमने किसी किस्म की कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं की तब हमारे कंपाइलर ने वो वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किया जिसमें किसी किस्म की कोई भी वैल्यू पास नहीं की जानी थी। और जैसे ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ वेरिएबल के पास वैल्यू चली गई नाम के पास 0 और करैक्टर के पास वैल्यू चली गई x। और सेकंड टाइम जब हमने सेकंड जो एग्जीक्यूट किया है हमारा ऑब्जेक्ट या सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया, उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास जो आउटपुट शो हो रही है वो आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास ये वाली आउटपुट है, जिसमें हमारे पास आउटपुट के तौर पे नाम के वेरिएबल की वैल्यू आ रही है 100 और करैक्टर नाम के वेरिएबल की वैल्यू आ रही है हमारे पास p। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा उसे देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर से क्या मुराद है? डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं। मैं समझा देता हूँ इसे एग्जांपल को इस्तेमाल करने से पहले, आप एग्जांपल से थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है x और उसकी वैल्यू है 1, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया y। मैं यहाँ पर कोई डाटा टाइप नहीं लिख रहा, जस्ट जो है आपको समझाने के लिए चलें डाटा टाइप भी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया x और उसे वैल्यू असाइन कर दी 1। उसके बाद मैंने एक और इंटीजर वेरिएबल बनाया y
और फिलहाल मैंने इसे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और जैसे ही मैं y इज इक्वल टू एक्स करूँगा, इसका मतलब है मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा कि x की वैल्यू जो है वो भी 1 है और y की वैल्यू जो है वो भी 1 है। यानी हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। इसी तरह डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं कि पहले एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को के जो डाटा मेंबर्स होते हैं उन्हें कुछ वैल्यूज़ असाइन करते हैं, और वैल्यूज़ असाइन करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर देते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसके डाटा मेंबर्स को भी सेम वही वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन हो जाती हैं, लेकिन इसका सिंटैक्स जो है वो नॉर्मल वेरिएबल से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आ जाएं देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स जो है वो किस तरह नॉर्मल वेरिएबल से ज़रा डिफरेंट होता है। इसके लिए मैं आपकी बुक की एग्जांपल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओल्ड बुक के ऊपर ये 13.10 है, जबकि न्यू बुक के ऊपर आई थिंक ये 13.12 होगी। अच्छा जी, ये हमारे पास प्रोग्राम मौजूद है और इस प्रोग्राम में हम लोग जो वैल्यूज़ हैं उन्हें कॉपी करेंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मौजूद है। उसके बाद हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। फिर हमारे पास क्लास का कीवर्ड मौजूद है और हमने क्लास का नाम जो है वो बुक रखा हुआ है। फिर हमारे पास एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है और इस प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हम लोग 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। पहला वेरिएबल है हमारे पास पीजी के नाम से, जो कि पेज को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमारे पास आई थिंक पीआर के नाम से है, जो कि प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड हमारे पास करेक्टर के नाम से है, जो कि एक एरे है जो कि टाइटल को रिप्रेजेंट करेगी। और इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम 50 करेक्टर्स जो हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हम लोग यहाँ पर एक मेंबर फंक्शन लिख रहे हैं। और इस आप देख सकते हैं कि क्लास के अंदर या इस प्रोग्राम के अंदर किसी भी किस्म का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा गया। अब कंस्ट्रक्टर लिखना या ना लिखना जो है वो आपकी अपनी मर्जी होती है। अगर आप कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते तब भी किसी किस्म का कोई एरर जनरेट नहीं होता। कंस्ट्रक्टर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, या इनिशियली अगर हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो डाटा मेंबर्स हैं उन्हें कोई वैल्यूज़ असाइन करवाना चाहते हैं फौरी तौर पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही, तब हम कंस्ट्रक्टर जो है वो लिखते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर किसी किस्म का कोई भी कंस्ट्रक्टर हमने नहीं लिखा हुआ। हमारे पास एक मेंबर फंक्शन मौजूद है, उसकी रिटर्न टाइप है वॉइड और हमने उसका नाम रख दिया है गेट। ये हमारे पास मेंबर फंक्शन जो है इनपुट्स लेने के लिए इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम जो है वो टाइटल जो है वो जानना चाहते हैं कि यूज़र जो है किसी किस्म का कोई टाइटल जो है वो एंटर करे। तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं एंटर टाइटल, और यहाँ पर मैंने गेट्स का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया है वैल्यूज़ को यूज़र की जानिब से जो भी एंटर की जाएंगी उन्हें इस टाइटल नाम के एरे के अंदर स्टोर करवाने के लिए। उसके बाद हम दोबारा से एक सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग एंटर द पेजेस यानी कि बुक के जितने पेजेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं यूज़र से, और सी इन कमांड की मदद से हम लोग उसे पीजी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। इसी तरह हम एंटर द प्राइस जो है प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं यूज़र से, और यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसे सी इन कमांड की मदद से पीआर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। ये तो हो गया जी हमारा वो फंक्शन जो कि हमें इनपुट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हमने एक और मेंबर फंक्शन बनाया वॉइड शो के नाम से। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ को वापस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा जब भी हम इसे कॉल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास जो सी आउट स्टेटमेंट है वो टाइटल को जो है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगी, जबकि सेकंड जो हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट है ये नंबर ऑफ पेजेस को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगी, और थर्ड जो हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट है ये प्राइस को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो प्रोग्राम जो है उसकी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाती है। क्लास डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दी ब्रैकेट लगा के। अब यहाँ से हमारा मेन फंक्शन शुरू हो जाता है, और मेन फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले हमारी क्लास को इस्तेमाल करते हुए यानी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं B1 के नाम से।
और b1 डॉट गेट के नाम से हम पहले मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं और पहले मेंबर फंक्शन को कॉल करने के बाद हम सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं उसे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम बुक का टाइटल प्रोवाइड करते हैं और बुक के टाइटल के बाद हम उसकी पेजेस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, फिर हम उसकी प्राइस जो है हमने जो भी रखी होती है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमने ये 3 किस्म की इनपुट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी। अब ये है जी हमारे पास डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो हमारे पास सिंपल हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो दूसरे वेरिएबल को असाइन करते थे सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट की मदद से। ये मैंने यहाँ पर आपके सामने अभी टाइप की है। हम क्या करते थे कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दोबारा से कमेंट्स में लिख देता हूँ, इंट हमारे पास एक वेरिएबल x है और उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है और हम y को भी वही वैल्यू असाइन करवाना चाहते हैं, तो हम इस तरह से वैल्यू असाइन करवा देते थे। लेकिन एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए हम लोग ये तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने जो है ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप लिखी, यानी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। उसके बाद हमने सेकंड ऑब्जेक्ट का नाम रखा b2 और ब्रैकेट्स के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जिसके डाटा मेंबर्स की वैल्यू हम इस के डाटा मेंबर्स के अंदर कॉपी करना चाहते हैं। पहला मेथड तो हमारे पास ये है, यानी कि अगर आप चाहें तो ये वाला सिंटैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड सिंटैक्स जो है हमारे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है, वो ये है कि हम फिर दोबारा से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए। इस दफ़ा हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है b3, यानी हमने एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया और इस नए ऑब्जेक्ट में अगर हम पहले वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को कॉपी करना चाहते हैं तो हम जस्ट यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर b1 लिख देंगे। ठीक है, और इसमें b3 के डाटा मेंबर्स के अंदर भी सेम वही वैल्यूज़ जो हैं कॉपी हो जाएंगी जो कि b1 के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट है, जिसमें हम b1 डॉट शो जो है मैसेज जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस यानी कि सेकंड ये लास्ट वाले मेंबर फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो भी डिटेल्स एंटर की गई हैं वो बुक 1 के तौर पे यानी ऑब्जेक्ट 1 के तौर पे शो हो। सेम वही वैल्यूज़ हमारे पास जो है सेकंड जो है b2 के नीचे शो होंगी, सेम वही वैल्यूज़ जो है हमारे पास b3 के नीचे शो होंगी, क्योंकि हम b1 को वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं गेट के फंक्शन की मदद से, उसे कॉपी कर रहे हैं b2 के अंदर और फिर b3 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर भी वही वैल्यूज़ जो हैं वो कॉपी कर रहे हैं जो कि हमने b1 के अंदर प्रोवाइड की थी। हम इसे रन करके जो है वो चेक कर लेते हैं कि आया ये वैल्यूज़ कॉपी हो रही हैं या नहीं कॉपी हो रही। तो मैं नाम रख लेता हूँ जी XYZ, बुक का मैंने टाइटल रख दिया XYZ। अब मैं पेजेस एंटर कर देता हूँ 100 और मैं प्राइस एंटर कर देता हूँ 500। आप देखेंगे कि तीनों बुक्स की जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगी, क्योंकि हम b1 ऑब्जेक्ट को वैल्यूज़ जो है प्रोवाइड कर रहे हैं गेट नाम के फंक्शन की मदद से, b1 की वैल्यूज़ कॉपी कर रहे हैं जो b2 के अंदर, और b3 जो हम थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर भी वही वैल्यूज़ कॉपी कर रहे हैं जो कि b1 के अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि b1 की डिटेल्स आ रही हैं, इसमें टाइटल हमारे पास आ रहा है XYZ, पेजेस आ रहे हैं 100, प्राइस आ रही है 500। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड ऑब्जेक्ट था उसकी हमारे पास भी सेम वही डिटेल्स आ रही हैं और जो हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्ट था इसकी डिटेल्स भी हमारे पास सेम वही डिटेल्स मौजूद हैं जो कि हमने यहाँ पर बुक 1 की सूरत में प्रोवाइड की थी। तो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ये एक ऐसा सिंटैक्स है जिससे इस्तेमाल किया जाता है एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को कॉपी करने के लिए, डाटा वैल्यूज़ को कॉपी करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। पहला मेथड जो है वो एक सिंपल वेरिएबल वाला पहला मेथड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोगों के लिए नया है ये वाला मेथड, जबकि ये वाला मेथड जो है ये सेम वही है जिस तरह आप एक नॉर्मल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन करते हैं, यानी कि आप एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं और उसे वैल्यू असाइन करते हैं और उसके बाद वही वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो आप यही वाला मेथड जो है ऑलरेडी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आप इन दोनों में से जो मेथड भी इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपको दोनों मेथड्स जो हैं वो पता होने चाहिए। वो इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि पेपर में बाज़ का आपको कोड प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप इसमें से करेक्शन जो है वो करें, ठीक है, या फिर इसमें से एरर जो है फाइंड आउट करें। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इस मेथड से भी जो है वो एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी की जा सकती हैं, तो आपके लिए पेपर में जो है वो मे भी किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी आ जाए। तो इसीलिए आपको जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे पता होने चाहिए, लेकिन इस्तेमाल जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपको ईजी लगे या जो आपको करने में आसानी हो वो आप कोई सा भी मेथड जो है इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं जी।
उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम लोग डिस्ट्रक्टर जो है उसे डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे असाइनमेंट्स अपनी सेंड कर रहे हैं, असाइनमेंट्स आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे नहीं सेंड करनी, बल्कि मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करूंगा। उसके अंदर आप लोगों ने अपना असाइनमेंट्स जो हैं वो स्क्रीनशॉट्स की सूरत में जो है वो मुझे सेंड किया करनी है। और जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उसे बुक से देख के लिखें, और बुक से देख के लिखते वक्त भी आपने उससे न्यू सिंटैक्स के मुताबिक लिखना है, क्योंकि आपकी बुक के ऊपर जो सिंटैक्स मौजूद है वो ओल्ड सिंटैक्स है। अब अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने गेट सी एच लिखा हुआ है प्रोग्राम के एंड पे, या फिर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिख लेते हैं और फिर जब उसे कंपाइल करते हैं तो एरर जनरेट हो जाता है, फिर परेशान हो जाते हैं कि जी अब हमारा प्रोग्राम जो है वो रन क्यों नहीं हो रहा। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखते हुए यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा हुआ होता है इस कोड को जो है वो टाइप करके कॉपी किया करें और इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके देखा करें। आप वीडियो को स्टॉप कर लिया करें और कोड जो है टाइप कर लिया, फिर इसी तरह आपने दोबारा से वीडियो को रन किया, फिर कोड को टाइप किया, और इस तरह से आप जो है वो सही कोड जो है वो लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। चलें जी, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।